नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, हर बार की तरह अखिल स्वामी सर हम लोग के साथ मौजूद हैं। बहुत सारे मुद्दों पर बात होगी। सर बहुत स्वागत है आपका। CJI DY चंद्रचूड़ साहब के रिटायरमेंट से लेकर के उनके जो रिटायरमेंट के, चूंकि उनका वही कोर्ट का दिन फ्राइडे को अंतिम दिन था, रिटायर उनको 10 तारीख को होना था, लेकिन कार्य दिवस के चलते उस दिन उनकी विदाई हो गई। उस विदाई में वो क्या कुछ बोले, वहां से लेकर के और महाराष्ट्र झारखंड के इलेक्शन तक कई सारे सवालों पर बात होगी। अखिल सर, हम शुरुआत चंद्रचूड़ साहब के साथ ही कर लेते हैं। चंद्रचूड़ साहब ने जाते जाते माफी भी मांग ली, एक ऐतिहासिक फैसला भी जिसको कहा जा रहा है AMU को लेकर के वो दे गए, और इसके साथ में बहुत सारे लोगों को एक तरीके से, अब उसको हिदायत कहें, नसीहत कहें, क्या कहा जाए, जो कहेगा कि बहुत सारे ट्रोलर्स जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, मैंने चंद्रचूड़ साहब का जो एड्रेस था उसको पूरा सुना, एक एक शब्द सुना। तो मेरा जो निष्कर्ष है एक अध्यापक के रूप में, वो मेरा निष्कर्ष ये है, ही इज ए एक्सीलेंट ओरेटर। हिंदी में, अंग्रेजी में उनका तगड़ा कमांड है और बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ा भावुक बोलते हैं और दिल से बोलते हैं। उन्होंने सारे अपना जो विस्तृत विवरण दिया अपने जीवन काल का, अपने पिताजी के बारे में उन्होंने बताया, जिस महिला ने, आदिवासी महिला ने उनको पाल पोस के बड़ा किया, उनको गाइड किया, वो बताया। ये बताया बचपन में वो बहुत बीमार रहा करते थे और उनके माँ जो है उनको बड़ा केयर करनी पड़ती थी उनकी। सब सुन के बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छे वक्ता हैं। और ये तो खैर उन्होंने जजमेंट देते समय भी बताया कि बोलते वो बहुत अच्छा है। मतलब जजमेंट देने से पहले भी जो उनकी टिप्पणियां होती हैं उनको देख के सबका दिल जो है हर्षित हो जाता है कि देखिए चीफ जस्टिस हो तो ऐसा, जो कि टिप्पणियां कितनी अच्छी कर रहा है। लेकिन उन्होंने असल में, आजकल मैं देख रहा हूं कि इतने बुद्धिमान जज होने के बावजूद, एक चीफ जस्टिस के बेटे होने, खुद चीफ जस्टिस होने, उनके बेटे भी बहुत अच्छे टॉप के वकील होने, तो उनकी प्रशंसा करने के बावजूद जो 2-3 शब्द उन्होंने उपयोग में लाए, वो मुझे उससे बहुत सख्त आपत्ति है। पहले उन्होंने कहा कि ट्रोलर्स हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग ट्रोलर्स हैं। अरे हम ट्रोलर्स नहीं हैं भैया, हम आपके देश के नागरिक हैं और हमारी केवल अपेक्षा ये होती है कि देश के संविधान को बचाने का जिसका दायित्व है वो बचाए। इसके अलावा ना साहब हमारे से कोई रिश्तेदारी आपकी है, ना हमसे कोई लेना देना है। आपको हम ट्रोल क्यों करेंगे और आपकी निंदा क्यों करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है, क्या आपने संविधान को बचाया जो आपका दायित्व था? क्योंकि अगर देश का संविधान नहीं सुरक्षित रहा तो लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं रहेगा और देश भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यह हमारा मानना है। तो पहली बात तो ये मैं सख्त आपत्ति करता हूं कि हम ट्रोलर्स हैं। हम ट्रोलर्स नहीं हैं, हम निंदक हो सकते हैं। वी कैन क्रिटिसाइज और प्रेज यू ऑन ए पर्टिकुलर इशू। ये इशू वाइज मामले हमने बहुत प्रशंसा की। अगर पूरे वीडियो आप अखिल स्वामी की देखेंगे तो 99% में हमने चंद्रचूड़ साहब की बड़ी अपेक्षाएं बताई हैं, ये करना चाहिए, वो करेंगे और हम बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन बाद में जो उनका भटकाव हुआ है, जिस प्रकार से वो एक मठाधीश बन गए, एक शंकराचार्य बन गए, एक महामंडलेश्वर बन गए, और फिर हम लोग दुश्मन नहीं है। अरे हम दुश्मन नहीं है, हम देश के नागरिक हैं। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ मैं एक सवाल इसी में और जोड़ना चाहता था। क्या ये कुछ वैसा ही साउंड नहीं कर रहा है जैसे जब भाजपा या भाजपा की सरकार किसी राज्य में हो या केंद्र की सरकार से जब सवाल पूछा जाता है या किसी मुद्दे पर उसका विरोध शुरू होता है तो वो भी यही कहते हैं कि ये तो ट्रोलर्स हैं, ये तो ट्रोलर्स हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ये कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। तो वो CJI साहब के आखिरी भाषण से कुछ वैसी साउंड नहीं हो रही है? देखिए ट्रोलर्स तो थोड़ा सा मॉडरेट शब्द है। ट्रोलर के साथ साथ उन्होंने दुश्मन कहा। भाई मोदी जी की भी तो यही फिलॉसफी है ना कि जो उनकी विचारधारा से
मेल नहीं खाता, जो अडानी अंबानी को सारे देश की संपत्ति सौंपने का विरोध करता है, वो दुश्मन है, वो देश का दुश्मन है। अच्छा, यही राजीव अग्रवाल साहब करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। भाई आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह टिप्पणी की है कि महिलाओं के ऊपर जो नेता लोग टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। महाराष्ट्र के जिस बात का वो संदर्भ ले रहे हैं, वहां पे जिसने वो टिप्पणी की थी उसने माफी मांग ली, चैप्टर इज क्लोज्ड। जब माफी मांग ली आदमी ने तो चैप्टर इज क्लोज्ड। लेकिन जहां पे हेमंत विश्व शर्मा झारखंड में जाके खुलेआम झूठ बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि झारखंड के अंदर रोहिंग्यों को झारखंड सरकार बसा रही है, तो इमरान प्रतापगढ़ी ने मैप दिखाया झारखंड का और हिंदुस्तान का। भाई कौन सा फॉरेन की लैंड जो है हमारे देश से झारखंड में मिलती है? इसका मतलब यह है कि जो गलती है बीएसएफ की, वो गलती थोप रहे हैं आप झारखंड के अंदर। अच्छा, आज उन्होंने झारखंड के शिबू सोरेन के जो सलाहकार हैं उनका ईडी रेड शुरू करा दी इलेक्शन के 15 दिन पहले। तो ये भी अब अफवाहें उड़ रही है कि हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लेंगे, उधर शरद पवार को अरेस्ट कर लेंगे, उधर नाना पटोले को अरेस्ट कर लेंगे। मतलब इसका मतलब यह है कि आप, यही तो हमारी आपसे वो है। तो मैं तो चंचूड़ साहब से बड़ी इज्जत उनकी करता हूं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब तो वो जज साहब नहीं है, अब तो कोई मर्यादा का हनन नहीं होगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दिल्ली में कर लें, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कर लें, कहीं कर लें, ओपन पार्क में कर लें, कहीं कर लें, पत्रकारों को बुला लें, राम प्रकाश राय जी को बुला लें, आनंद वर्धन सिंह को बुला लें। और मैं अध्यापक हूं, मैं पत्रकार तो हूं नहीं, अगर चाहें तो मुझे भी बुला लें। हम आपसे पूछेंगे कि महाराज आपकी बड़ी इज्जत करते हैं और आपका भाषण बहुत अच्छा था, बहुत बड़े आपके प्रशंसक भाषण के हो गए, बड़े अच्छी तरह से इमोशनल आपने स्पीच दी, लेकिन जो संविधान के आप अर्नब गोस्वामी के लिए कह रहे हैं, मैंने अर्नब गोस्वामी को बेल दे दी। अरे 4-4 साल से जो बच्चे बिना ट्रायल के जेल के अंदर सड़ रहे हैं, उनको आपने नहीं बेल दी और अर्नब गोस्वामी को दे दी, उसको आप मेंशन कर रहे। फिर ये जो आपसे अपेक्षा थी, जब संविधान की आप रक्षा नहीं कर पा रहे हैं महाराज, तो हमें ट्रोलर और एनिमी कह के, दुश्मन कह के, वास्तविकता में आपने राजीव अग्रवाल साहब के पद चिन्हों पे चले हैं और मोदी जी के पद चिन्हों पे चले हैं। और एक मैं निवेदन और कर लेना चाहता हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कोई सरकारी पद ले लेंगे, और जिसकी पूरी संभावना है कि आप ले लेंगे, तो इतिहास आपको बहुत गलत तरह से याद रखेगा। मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, आप बहुत ज्यादा होंगे, 65 साल के होंगे, मैं 72 साल का हूं। तो आपको मैं एक देश के नागरिक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, चंचूड़ साहब, पूरी इज्जत करते हुए आपको ये मैं राय दे रहा हूं, कोई सरकारी पद मत लीजिएगा, वरना आपका नाम उसी तरह इतिहास में लिखा जाएगा जैसे गोगोई साहब का लिखा जा रहा है। नहीं अखिल सर, जहां तक जानकारी है, वो आपने जो सलाह दिया वो बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। लेकिन एक चीज और है, चंद्रचूड़ साहब कोई पद लेने नहीं जा रहे हैं। चंद्रचूड़ साहब विदेश के किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ाने जा रहे हैं। और खबर ये है कि ये सारा जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो सारी ये तैयारी है, वो अपने अगली पीढ़ी के वो जो है वो मजबूत करने के लिए उन्होंने तैयार किया है। आपको पता होगा कि उनके बेटे अमेरिका जा रहे हैं जिस यूनिवर्सिटी में, उसका नाम क्या है, उसका प्रोमोटर कौन है? ठीक है, अभी उस पर हम लोग अलग से बात कर लेंगे, जब वो ज्वाइन कर लेंगे तब बात अरे यार, अगर अखिल स्वामी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अडानी की किसी बड़ी कंपनी का सलाहकार बन जाता है, जो बड़े बड़े अधिकारी जो सरकारी थे, आज अडानी अंबानी के सलाहकार बने हुए हैं, करोड़ों रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं। बिल्कुल, तो वो सब छोड़िए, लोग कर रहे हैं वो चीजें। और अपने बेटे के लिए ग्राउंड तैयार करने का आरोप भी उनके ऊपर लग रहा है कि उन्होंने अपने बेटे को जज बनवाने के लिए ये सारी चीजें की। उनके जो बेटे हैं वो ऑलरेडी उस प्रोफेशन में है, वो सबको पता है कि वो वकालत में है, तो वो उसके लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। इस तरीके का आरोप लोग लगा रहे हैं, लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। पूरे देश को चंद्रचूड़ साहब जो है वो देश का दुश्मन नहीं कह सकते हैं, देश के पूरे सारे लोगों को वो ट्रोलर नहीं कह सकते हैं। बाकी उनकी मर्जी है, जैसा आपने अभी जो बात कही है। बहरहाल एक चीज आपने कही सर, शरद पवार, नाना पटोले, हेमंत सोरेन, इन सबको गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है। तो क्या ये जो गिरफ्तार करने की तैयारी है, उसके लिए जो माहौल बनाया जा रहा है, इस माहौल को जनता नहीं समझ रही है? और अगर जनता समझ रही है तो क्या फिर इसका असर नहीं होगा चुनाव पे? नहीं, जनता क्या करेगी आप सोचिए ना भाई, आप सोचिए, अगर बीएसएफ, पुलिस, सारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके खिलाफ हो, भाई ये तो चलिए हमारे आपके पास एक फोरम है, हम आप बात कर लेते हैं, और लेकिन अगर कल हमारे पीछे भी पड़ जाए तो हम क्या कर लेंगे? भाई आप कुछ कर थोड़ी सकते हैं। तो जनता जो है सर, अभी तो महाराष्ट्र और झारखंड की जनता के पास विकल्प है ना, उनके संविधान ने उनको अधिकार दे रखा है, वो वोटिंग का अधिकार उनके पास है। अरे ये तो हरियाणा में भी हमने सोचा था,
भाई हरियाणा में जनता ने वोट तो कांग्रेस को दिया है और जीत गई है भारतीय जनता पार्टी। तो अगर देखिए, आपको पता है कि फॉर्म 17C जो होता है वो जैसे ही पोलिंग खत्म होती है बकायदा उसकी सबके दस्तखत होके पोलिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चुनाव आयोग को उसको इंफॉर्मेशन दे देता है। लेकिन जब आप लोग जाते हैं, पत्रकार लोग जाते हैं, वो कहते हैं 60% हो गई पोलिंग, 62% हो गई, और 62% में जब क्लोज हो गई, 17 फॉर्म के क्लोज हो गई, फिर वो 73% कैसे हो जाता है, 10-12% कैसे बढ़ जाता है? भाई सीधी सी बात है, जब खुलेआम इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, और एलन मस्क जो कि एडवाइजर बनने वाला है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका के प्रेसिडेंट का, और डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कहा है कि मैं जीता हूं तो एलन मस्क की वजह से जीता हूं, और एलन मस्क कह रहा है कि ईवीएम कैन बी टेम्पर्ड एंड आई कैन शो यू हाउ इट कैन बी टेम्पर्ड। विदेश की कोई देश ऐसा नहीं है जो कि ईवीएम से चुनाव कराता है, आप करा रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जनता क्या, अरे जनता क्या करेगी? जनता कैन नॉट डू एनीथिंग। तानाशाही में जनता कुछ नहीं कर पाती है, और यही चुनाव आयुक्तों से और यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हमारी अपेक्षा थी कि इतिहास में आपका जो रोल था देश के संविधान को बचाने का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का, वो आपने पूरा नहीं किया। आप अपने पद की लालसा में या अपने बेटे के लिए पद की लालसा में आपने अपने संवैधानिक अधिकारों का, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। मोदी जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने संविधान लागू नहीं होने दिया और ये सारी चीजें, कि वो तो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन हम लेकर आ रहे हैं और ये सब चीजें बताने लग गए। वो महाराष्ट्र में जाकर के ही बता रहे हैं। नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन करा दिया क्या इन्होंने? भाई अगर ये सारे स्टेट के, अगर महाराष्ट्र का इलेक्शन, झारखंड का इलेक्शन हरियाणा के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ हो गया होता, कोई परेशानी की बात नहीं थी। अच्छा, फिर आप बार बार, पहले हरियाणा के इलेक्शन आप कह रहे हैं 1 अक्टूबर को होगा, फिर चुनाव आयोग को बीजेपी वाले लिख के देते हैं, वो 5 अक्टूबर को कर देते हैं, फिर यूपी का उपचुनाव जो है वो 1 तारीख नियत करते हैं, फिर उसको पोस्टपोन कर देते हैं कि त्योहार आ गए। अबे त्योहार क्या एक दिन पहले आ गए क्या? त्योहार के बाद? अच्छा, अगर त्योहारों की प्लानिंग नहीं करता है चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग करता क्या है? इसका मतलब यह है कि जो चुनाव आयोग में बैठे हुए लोगों को ये पता नहीं रहता है कि त्योहार आने वाला है। अरे पता सब है यार, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कर देते हैं। तो अगर उनके माउथपीस बन के सब लोग काम करेंगे भैया, तो फिर लोकतंत्र और संविधान की बात करना बेकार है। भाई संविधान का मतलब क्या है? संविधान का मतलब यह है, अब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाले जो कह रहे हैं गलत है क्या? आप बताइए, आप यूपी के रहने वाले हैं, मैं भी यूपी का रहने वाला हूं। वो कह रहे हैं यार जहां जनसंख्या बढ़ गई है वहां पार्लियामेंट सीट डबल हो जाएंगी, और जहां पे जनसंख्या नहीं बढ़ाई, उन्होंने सबको लिटरेसी दे दी, जनसंख्या को रोक दिया, वहां पे उनके एमपी कम हो जाएंगे, तो साउथ इंडिया की वॉइस ही खत्म हो जाएगी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में। तो क्या ये प्रेरित नहीं करेगा कि वो कोई ऐसा कदम उठाएं जो राष्ट्र के हित में नहीं हो? बंटवारे की तरफ, बिल्कुल बंटवारे की तरफ, बिल्कुल। सर, 2 और नाम है जिनकी हम चर्चा जरूर करना चाहते हैं, एक शरद पवार, दूसरे अजीत पवार। इन दोनों लोगों को अगर हम इस चुनाव के लिहाज से देखें, शरद पवार एक तरफ जहां राजनीति से संन्यास लेने के संकेत देते हुए दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शरद पवार जैसे नेता को टारगेट कर रही है, उनके चेहरे को लेकर के, और जिस तरीके से बयान आया वो निश्चित तौर पर आपने सुना होगा। दूसरी तरफ अजीत पवार साहब जो है वो अपने ही अलाए उसके एक बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर के कंडम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया यहाँ ये चलेगा नहीं ये सब, और जबकि भाजपा उनको अपना स्टार प्रचारक मान रही है। उसी लाइन पे पूरी भाजपा चल रही है, खुद प्रधानमंत्री चल रहे हैं, आरएसएस भी उसी लाइन पे चल रहा है, उसके बावजूद भी वो उनके बयानों का खंडन कर रहे हैं। इन दोनों की जो एक्टिविटीज हैं, अगर हम इनको समझना चाहें तो क्या समझें? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है, अजीत पवार वही कर रहे हैं जो शरद पवार उन्हें करने के लिए कह रहे हैं, और शरद पवार के कहने पे ही वो गए थे, उनके सारे विधायक लेके गए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सारा नैरेटिव खत्म कर दिया। अजीत पवार को उन्होंने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी बताया था, और उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बना दिया, उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री भी दे दी। वो नैरेटिव उन्होंने खत्म कर दिया। अजीत पवार ने अपने सारे लगे हुए आरोपों से मुक्त हो गए। उसके बाद उन्होंने खुलेआम नवाब मलिक को छुड़वाया, अपनी पार्टी में लिया, उनको टिकट दिलवाया, उनकी बेटी को टिकट दिलवाया, और उनकी कन्वेंसिंग कर रहे हैं। दूसरा नैरेटिव फेल कर दिया कि नवाब मलिक जो है वो दाऊद इब्राहिम का आदमी है। तो अजीत पवार ने योगी आदित्यनाथ की बात को काट दिया। मोदी जी से उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बारामती में आके आप कन्वेंसिंग नहीं करेंगे महाराज, हम आपको इनवाइट नहीं करते हैं।
तो अजीत पवार ने वो काम कर दिया है जो शरद पवार से एक्सपेक्ट किया जाता था। अजीत पवार इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ, और एक गलती कर दी है अमित शाह ने, महाराष्ट्र में जाके कह दिया है कि जनता चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। अब एकनाथ शिंदे भी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं उनको हराने के लिए अपना जोर लगा देंगे। अजीत पवार तो शरद पवार के बिहाफ में काम कर ही रहे हैं, तो महायुति ने तो अपनी लंका खुद ही लगा दी। बाकी राजीव अग्रवाल साहब ईवीएम के माध्यम से जो कर पाएंगे वो कर लेंगे, और उसके बाद देखिए कि जनता जीतती है कि ईवीएम जीतती है। जी, और शरद पवार साहब का अपमान जिस तरीके से बयान उनको लेकर के दिया गया, उसका क्या कुछ असर रहेगा, क्या कुछ रिएक्शन रहेगा, क्योंकि वो चुनाव से संन्यास की भी बात कर रहे हैं, तो उस लिहाज से ऑलरेडी एक बहुत सेंटिमेंटल मामला बना हुआ था ये चुनाव। देखिए, जो कहा है सदानंद जी ने, उनका नाम जो सरनेम है कुछ में बोलने में गलती ना हो जाए, फिर कोई अवमानना ना हो जाए। सदानंद भाऊ खोत हैं, वो खोत। हाँ, खोत, तो खोत हमारे यहाँ एक शब्द का अंतर है जो विचारों में दिख रहा है, वो एक शब्द का अंतर है, ताकि जगह टा कर देंगे तो वो उनके विचारों का मामला बन जाएगा। अच्छा, अब वो बताइए कितनी गंदी टिप्पणी कर रहे हैं, कितनी गंदी टिप्पणी कर रहे हैं भाई। आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, फेस शेमिंग कर रहे हैं किसी आदमी की, और 84 साल के आदमी की कर रहे हैं, जिसका कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से उसका चेहरा बिगड़ गया है, और उस पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। उस पर राजीव अग्रवाल साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं। राजीव अग्रवाल साहब उस मामले में बोल रहे हैं जिसमें कि उद्धव ठाकरे के एक जो एमपी थे और आजकल विधायक का टिकट लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा एक महिला के खिलाफ, और उस पर माफी मांग ली। माफी मांगने के बावजूद टिप्पणी कर रहे हैं। और शरद पवार जैसे परिपक्व बड़े बुजुर्ग नेता, भाई देखिए बुढ़ापे में राम प्रकाश जी, आज आप जितने सुंदर हैं, जितने स्मार्ट हैं, आपकी बिल्कुल चिकनी चमड़ी है, जब आप 80 साल के हो जाएंगे यही झुर्रियां पड़ने लगेंगी। फिर आपके पोते और पड़पोते आके आपको कहेंगे क्या चेहरा है तुम्हारा, क्या हमारी भारतीय संस्कृति की हद रह जाएगी। और उस पे राजीव अग्रवाल साहब चुप बैठे हुए। वो 75%, 85% मुसलमानों को काट दो, पाट दो, पता नहीं बटेंगे कटेंगे, क्या क्या बोल रहे हैं, उसमें राजीव अग्रवाल साहब कुछ नहीं बोल रहे। फिर राजीव अग्रवाल साहब जब रिटायर होंगे तो कहेंगे कि देखिए अब ट्रोलर्स विल बी गेट अनएम्प्लॉयड। भाई हम लोग ना ट्रोलर है ना हम दुश्मन है, और तीसरी बात ये हम अनएम्प्लॉयड भी नहीं होंगे। भाई जब ट्रोल ही नहीं कर रहे तो अनएम्प्लॉयड क्यों होंगे। अब जिसको होगा उसको क्रिटिसाइज करने में जुट जाएंगे, जो गलती करेगा। भाई राहुल गांधी ने जो लेटर लिखा, डोनाल्ड ट्रंप को भी लिखा और कमला हैरिस को भी लिखा, वो है मर्यादा। अच्छा, मोदी जी पहले डोनाल्ड ट्रंप की कन्वेंसिंग की, फिर डोनाल्ड ट्रंप हार गया तो कमला, इनके जो बाइडेन साहब है उनकी पत्नी को 7.5 कैरेट का हीरा दे दिया। पिछली बार गए तो कमला हैरिस से मिले, बाइडेन से मिले, डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिले, अब डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती कर रहे हैं। तो मतलब ये कोई राजनीति थोड़ी है भाई, एक मर्यादा होती है कि आप जीतने वाले को भी बधाई दें और हारने वाले के भी मनोबल को बढ़ाएं। कल डेमोक्रेट अगर 4 साल के बाद जीत गए तो भारत के प्रति, राहुल गांधी के प्रति उनकी भावना तो अच्छी होगी ना। राहुल गांधी ने चिट्ठी नहीं लिखी, राहुल गांधी ने ही चिट्ठी लिखी है। इकलौते राहुल गांधी ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने ट्रंप को बधाई देने के साथ साथ कमला हैरिस के लिए भी 2 शब्द लिखे, कुछ लिखा। कमला हैरिस के साथ भी वो जुड़े हुए दिखाई दिए। बाकी इसके अलावा जिसने भी दी वो सबने ट्रंप को बधाइयां दी, खूब भर भर के दिया है, बहुत सारे जो है वो शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। खैर सर, एक चीज और, हेमंत सोरेन साहब की थोड़ी बात कर लें। हेमंत सोरेन साहब लगातार इस बात को उठा रहे थे, एजेंसियों का मामला, कि किस तरीके से एजेंसियां उनके पीछे लगा करके और चीजें की जा रही हैं। चुनौती भी दे रहे थे कि भाजपा को, केंद्र की सरकार को, कि अगर हिम्मत हो तो मुझसे सीधे आकर के लड़ लो। राहुल गांधी भी संविधान को लेकर के यही बात कह रहे हैं। हेमंत सोरेन साहब को ये हिसाब से अगर झारखंड का चुनाव देखें तो वहां पर डर का माहौल बनाने की कोशिश दिख रही है, क्योंकि अभी हेमंत सोरेन के जो निजी सलाहकार हैं सुनील श्रीवास्तव, उनके 9 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, उनके सहित और भी करीबियों के ऊपर 9 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है ऑलरेडी। नहीं, हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार करने की इनका कुचक्र है, ये फिर गिरफ्तार करने के चक्कर में है, क्योंकि देख रहे हैं कि कल्पना सोरेन ने और हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार की आंधी पूरे झारखंड के अंदर बिछा रखी है, उससे लोग घबरा गए हैं। ये शरद पवार को भी अरेस्ट कर सकते हैं, ये राहुल गांधी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। भाई देखिए, जब बौखलाहट हो जाती है, लेकिन इनको भरोसा होना चाहिए राजीव अग्रवाल साहब पे। जब ईवीएम इनके पास है तो क्यों अरेस्ट, ये क्यों नाटक कर रहे हो भाई। अरे अच्छी तरह से जीत जाओ, कह दो कि जैसे हरियाणा में हुआ वैसे महाराष्ट्र में हो गया, झारखंड में हो गया। भाई लोकतंत्र तो देखिए देश में हो गया खत्म। ईवीएम से इलेक्शन कोई भी विकसित देश नहीं करता। एलन मस्क साफ साफ कह रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं और जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं इलेक्शन जीता हूं,
वो कह रहा है कि ईवीएम इज मैनिपुलेटेड और दैट इज व्हाई वी डोंट यूज ईवीएम्स इन वेस्टर्न कंट्रीज। हमारे देश में हो रहा है। तो जब यार लोकतंत्र तुम्हारी जेब में रखा हुआ है, तानाशाही तुम ले आए हो, तो काहे लोगों को परेशान कर रहे हो इलेक्शन के 10 दिन पहले। सर, आपने एलन मस्क का कई बार जिक्र कर दिया, तो अंत में एक क्वेश्चन मैं उनको लेके भी पूछ लूं कि एलन मस्क साहब अभी भाई ट्रंप जीते, ट्रंप के लिए बहुत एक्टिव रहे, उनके लिए ट्विटर को खरीदना पड़ गया उनको, कुछ इस तरीके की भी खबरें आ रही थी। क्या भाई भारत में भी उस तरीके की चीजें हैं, भारत में भी उसी तरीके का कारपोरेट मामला चल रहा है? क्या माना जाए कि ट्रंप के अडानी होंगे एलन मस्क? देखिए, अगर जो मैं टिप्पणी करने जा रहा हूं, कृपा करके, मैं किसी की अवमानना नहीं कर रहा हूं। कोई मुझ पे मुकदमा ना ठोक दे, और ठोकता है तो पहले माफी मांग लेता हूं। देखिए, एक पड़ोसी है, मान लीजिए 2, एक पास कुत्ता जो है वो है बुलडॉग और एक के पास है पामेरियन। तो पामेरियन बड़ा तगड़ा है क्योंकि उसका मालिक उसको अच्छा खाना खिलाता है, लेकिन बुलडॉग के सामने थोड़ी टिकेगा वो। तो देखिए, अब आप ये देखिए, नोट कीजिएगा कृपा करके, आपके दर्शक भी इसे नोट करें और एनालाइज करें। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने की खबर आई है, हिंदुस्तान के 2 पूंजीपतियों के शेयर सबसे ज्यादा गिरे। वो कौन से कंपनी के शेयर गिरे हैं आपको पता होगा, मैं क्यों नाम लूं, AA हैं वो, AA हैं, A1 A2 हैं, उनके शेयर सबसे ज्यादा गिरे। क्योंकि एलन मस्क हिंदुस्तान के अंदर टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर घुसना चाहता है और उसका मालिक चाहता है कि वो हिंदुस्तान के अंदर घुस जाए, क्योंकि कंज्यूमर्स यहां पे हैं। हिंदुस्तान का जो मालिक है वो वहां के मालिक का क्या है आप जानते हैं। तो अब सवाल यह है कि अंबानी अडानी की मदद करेंगे मोदी जी, या डोनाल्ड ट्रंप के एलन मस्क की मदद करेंगे? और अगर एलन मस्क की मदद करेंगे तो अंबानी जी और अडानी जी चौपट हो जाएंगे। सीधा सा खेल है। अब डोनाल्ड ट्रंप खुल के उसी प्रकार एलन मस्क के लिए खेलेगा जैसे आप अडानी के लिए खेलते रहे, और आप देखिएगा हिंदुस्तान के अंदर एलन मस्क की कितनी शानदार प्रवेश होगा। और उसके बाद हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्टों को, भगवान न करे ऐसा हो और मोदी जी डट के खड़े हो जाएं डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि नहीं, टेलीकॉम इंडस्ट्री में हम स्टारलिंक्स को नहीं आने देंगे, हम नहीं आने देंगे एलन मस्क को। और यहां पे केवल इसीलिए आप देखिए, जो जियो टेलीकॉम में एक बहुत बड़ा IPO लाने की बात हो रही है और उसके अंदर टक्कर देने की बात हो रही है एलन मस्क को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जीतने के बाद अब लड़ाई, डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क का साथ देंगे, मोदी जी का साथ नहीं देंगे, और एलन मस्क विल गेट ए फुटहोल्ड इन इंडिया विच वाज फियर्ड, एंड उसके बाद फिर टैरिफ वॉर भी खत्म हो जाएगी और एलन मस्क राज करेगा, जिसको नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म देश में रहना चाहिए, पूंजीवाद हमारे गरीब लोगों को बर्बाद कर देगा। बिल्कुल, अब एलन मस्क के लिए मैदान जो है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा और मोदी जी के ऊपर अमेरिका जैसे बड़े देश का दबाव भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल सर, हमसे इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।